नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा यूपी पैट 2022। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा यूपी पैट 2021 किस तरीके से पास हुआ था, कितने मेरे उसमें नंबर आए थे, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, कौन से टॉपिक पढ़े थे और कौन से नहीं पढ़े थे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप जरा भी ना करें। एक एक बात आप इसके ध्यान से सुने, यह मेरी गारंटी है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और इन बातों को फॉलो किया तो 99% आपका यूपी पैट 2022 क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या है दोस्तों, कंपटीशन पहले से ज़्यादा है, क्योंकि 2021 में लगभग 22 लाख फॉर्म थे और 2022 में 37 लाख फॉर्म हैं। दोस्तों, इस बार का कंपटीशन इसलिए भी हार्ड होने वाला है क्योंकि पिछली बार पैट को लोगों ने हल्के में ले लिया था, क्योंकि इलेक्शन था। उन्हें लगता था कि जिनके 30 नंबर है, यानी कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है, उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही लेखपाल की मेरिट लगी तो आपने उसमें देखा कि सारी की सारी कट ऑफ 62+ थी। ठीक है दोस्तों, उसमें काफ़ी बच्चे क्या थे, बाहर हो गए और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। तो अब की बार क्या है दोस्तों, वह भी बिल्कुल जले भुने बैठे हैं, उनकी भी पूरी तैयारी है। वो भी चाहते हैं कि हमारा 2021 में नहीं हुआ, लेकिन 2022 में ज़रूर हो। कोई भी भर्ती ऐसी ना बचे जिसमें हम क्वालिफाइड ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, यूपी पैट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक सटीक प्लान होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, तैयारी तो लगभग पूरा इंडिया करता है, लेकिन उसमें कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं। उसमें एक सबसे मेन रीज़न है कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा स्किप करना है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते तो सभी लोग हैं, कुछ क्या करते हैं कि बुक्स ली और पूरी की पूरी बुक पढ़नी शुरू कर दी। वो यही नहीं देखते कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से उसमें टॉपिक आने वाले हैं, कौन से हमें बेनिफिट देंगे और कौन से हमें नुकसान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, इसमें 11 सब्जेक्ट हैं टोटल, और 11 के 11 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। कौन सा कितने नंबर का है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। इन सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। यह मेरी बिल्कुल गारंटी है। यदि आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप देख लेना, आपका पैट 2022 क्लियर जरूर होगा। और जहाँ तक आपका स्कोर की बात है दोस्तों, 70+ ही आएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले आपका दोस्तों माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट। यदि आपने स्टार्टिंग में ही सोच लिया कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, तो आप 101% एग्ज़ाम को निकाल देंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि आप जो अपने माइंड में सेट कर लेंगे आपको वही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं और हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर जिसमें हिस्ट्री ना पूछी जाती हो। यदि उसमें जीके है तो हिस्ट्री लगभग 10% उसमें जरूर आती है, किसी में दोस्तों 20% भी आ जाती है। ठीक है, हिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि 3 पार्ट हो गए हमारे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री है वह पैट में टोटल 10 नंबर की है। ठीक है, ये 10 नंबर दोस्तों मेरे लास्ट ईयर 10 में से 9 नंबर ठीक थे, यानी कि मैंने किए तो 10 के 10 थे, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन उसमें गलत हो गया था। 10 में से मेरे 9 नंबर ओनली हिस्ट्री में ही थे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, कि हमें प्राचीन भारत में से क्या पढ़ना है, क्योंकि प्राचीन भारत दोस्तों अपने आप में एक किताब भी है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री एक मोटी सी किताब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, आपको केवल उसके कुछ ही मेन टॉपिक पढ़ने हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपको उसी टॉपिक में से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की, कब हुई, और उसके जो मेन दोस्तों खोज हैं वह आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ जो प्रथम हमारे साक्ष्य मिले हैं वह स्थान आपको जरूर पता होने चाहिए, कि प्रथम अनाज के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, प्रथम कुत्ते के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। इसी तरह के दोस्तों जितने भी साक्ष्य के हमारे प्रथम स्थान है वह आपको जरूर पता होने चाहिए। उन्हीं में से दोस्तों एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म ऐसा हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जितना गहनता से, जितना आप डीपली पढ़ सकते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, उतना पढ़ें।
ठीक है दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही डीपली नॉलेज चाहिए तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, उसमें मैंने दोस्तों कई किताबों का निचोड़ उसमें दे रखा है। आप यदि उन क्लासों को लेंगे तो 100% जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बनने वाला एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दो टॉपिक होंगे हमारा, एक तो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हो गया हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ने हैं ओनली ऑन दो वंश, जो हमारी टू डायनेस्टी है एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको केवल वही पढ़नी है, एक हमारी गुप्त डायनेस्टी और एक हमारी मौर्य डायनेस्टी। ठीक, यानी कि एक गुप्त काल और एक मौर्य काल, यानी कि गुप्त वंश और मौर्य वंश। इनसे अलग आपको कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कभी आप दोस्तों दुनिया भर का पढ़कर डाल दो, फिर वहां पर जाओ और आपको देखो कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको केवल यही 4 से 5 टॉपिक पढ़ने हैं, एक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश। यदि एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों इन्हीं टॉपिकों से आएगा, इनसे अलग कोई भी टॉपिक ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिवल की। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है, लेकिन उसमें अकेला एक पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री 5 नंबर का है और इन दोनों को मिलाकर के एंशिएंट और मेडिवल ये दोनों 5 नंबर के हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो कि हमारे हिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दोस्तों उसमें आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, केवल जो मैं आपको बताऊंगा वही पढ़ने हैं, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक शासक के बारे में पढ़ना है, जो है हमारा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के आपको दोस्तों सभी महत्वपूर्ण आक्रमण जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि उसके जो हमारे उसने मंदिरों पर अटैक किया था और प्रथम मुस्लिम अटैक किया था, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। देशतराइन का प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, वो सभी मोहम्मद गोरी के युद्ध में आ जाते हैं। इसलिए आपको मोस्टली क्या पढ़ना है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का युद्ध पढ़ना है। ठीक, और दोस्तों आपको दिल्ली सल्तनत में जो पढ़ना है, केवल और केवल आपको गुलाम वंश पढ़ना है, जिसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये आपको देखने मिलेंगे, रजिया सुल्तान। उससे अलग आपको कोई भी तुगलक वंश या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको केवल और केवल दोस्तों स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है होता है हमारा मुगल। ठीक है, मुगल डायनेस्टी जो हमारा मुगल काल है बाबर से चलता है और दोस्तों 1857 में जाकर खत्म हो जाता है। मुगल जिन्होंने हम पे लगभग 200 साल शासन किया था। तो दोस्तों मुगल मेडिवल हिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक है। कभी भी अगर क्वेश्चन बनते हैं मेडिवल से तो 90% चांस रहते हैं कि वह क्वेश्चन दोस्तों मुगल डायनेस्टी से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेडिवल में कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ना है, गुलाम वंश पढ़ना है और आपको मुगल वंश पढ़ना है। उससे अलग कोई भी टॉपिक पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे आखिर में आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, जो अकेले हमारे 5 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी होते हैं। 5 नंबर का दोस्तों पॉइंट भी जो हमारा पॉइंट 1 पॉइंट 2 भी किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि एग्जाम का पॉइंटों का भी दर्द वही बता सकता है जो पॉइंटों से बाहर हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वह है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी आपको सारी नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 किसने की और कहाँ पर की, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, इसका नाम बदला किसने, और इसमें प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया, प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के जो हमारे ऐसा भी आ जाता है कि गांधी जी ने प्रथम बार किस में भाग लिया, किसकी गांधी जी ने एकमात्र जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे किस एकमात्र की अध्यक्षता की, और किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बटी, किस अधिवेशन में इनका समझौता हुआ, किस अधिवेशन में दोस्तों जो हमारी दिल्ली थी वह राजधानी बनी, किस अधिवेशन में गेट वे ऑफ इंडिया बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों जो मेन अधिवेशन है, अधिवेशन भी नहीं आपको याद रखने हैं दोस्तों, आपको केवल इनके जो मेन पॉइंट है ना, केवल और केवल वही याद रखने हैं। ठीक है, कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसी तरह के जो कांग्रेस में टॉपिक हैं आपको केवल और केवल वही पता होने चाहिए कि कांग्रेस 2 भागों में कब बटी थी, इनका समझौता कब हुआ था। ठीक है, जैसे 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, सूरत अधिवेशन, और जिनका समझौता हुआ था वो हुआ था 1916 लखनऊ समझौता। इस तरह के जो मेन टॉपिक हैं वह आपको जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाती है हमारी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति दोस्तों कहाँ से शुरू हुई और किसने की, सिर्फ आपको यही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर उसको पढ़ना ही चाहते तो इतना देख लेना कि किस राज्य से उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा गांधी युग। ठीक है, जो हमारा गांधी के जन्मदिन से लेकर, वैसे तो माना जाता है 1919 से लेकर 1942 तक है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब से गांधी जी का जन्म हुआ था, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक यानी कि 30 जनवरी 1948 तक जितनी भी घटनाएं उस बीच में घटित हुई हैं, चाहे वो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे हमारा काकोरी कांड हो, जितने भी उसके अंदर कांड हुए हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो हमारा गांधी इरविन समझौता हो, चाहे वो पूना पैक्ट समझौता हो, जितने भी टॉपिक हमारे 1919 से लेकर मोस्टली 1919 से लेकर और 1947 से 1948 के बीच में आते हैं, वह आपको दोस्तों 100% पता होने चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आपका कांग्रेस और एक दोस्तों जो हमारी क्रांति हुई थी 1857 की वहां से आ जाता था, तो बाकी 3 जो क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों वह गांधी एरियंस आएंगे यानी कि गांधीवादी युग से ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का मैटर। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। और दोस्तों मेरी गारंटी है 10 के 10 क्वेश्चन आपके जो मैंने टॉपिक बताए हैं इसी में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस हमारे 3 टॉपिक होते हैं साइंस में, हम जानते हैं। वैसे तो हमारी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, लेकिन मेन ब्रांच 3 ही होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 3 सब्जेक्ट और आप देख लीजिए नंबर कितने, केवल 5। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि हमें क्या चीज़ स्किप करनी है और क्या हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। दोस्तों फिजिक्स इसमें 2 नंबर का आएगा, बायोलॉजी 2 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 1 नंबर की आएगी। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप केमिस्ट्री ना पढ़ो तो ही बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 नंबर की वजह से आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे उससे कोई फायदा आने वाला नहीं है। मोस्टली यदि आप पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री के बारे में तो आप दोस्तों जो केमिस्ट्री की खोज करता है उनकी खोज पढ़ लेना, उनके खोजकर्ता के नाम याद कर लेना, और जो हमारे जितनी भी धातु होती हैं, जितने भी तत्व होते हैं उनके प्रतीक आप याद कर लेना, और दोस्तों कुछ आप सूत्र याद कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि सोडे का या किसी धातु का हमसे सूत्र पूछ लेता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स की, तो सबसे मेन जो टॉपिक होता है फिजिक्स में वो होता है खोज, और दोस्तों हमारी मात्रक और उनकी विमाएँ। ठीक है, जो हमारी राशि होती हैं उनके मात्रक क्या होते हैं और उनकी विमाएँ क्या होती हैं, और दोस्तों किसकी खोज किसने की, फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में जितने भी हमारे फॉर्मूले बने हैं वो किसी न किसी ने जरूर खोजे हैं, जितने भी नियम बने हैं वो किसी न किसी ने जरूर खोजे हैं। तो जितने भी फिजिक्स में हमारे मोस्ट नियम हैं वो आपको पढ़ने हैं और उनके खोजकर्ता के नाम आपको याद रखने हैं। और दोस्तों सबसे मोस्ट जो हमारी राशियाँ होती है और उनके मात्रक आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कि मात्रक ना पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम बायोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों बायोलॉजी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो पढ़ने हैं आपको केवल खोज, क्योंकि बायोलॉजी में इतनी खोज हुई है लेके कोशिका से लेकर पता नहीं कहाँ तक, अनुवांशिक, डीएनए, आरएनए, इन सभी के दोस्तों क्या है, खोज हुई है। आपको सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में पढ़नी है खोज, कि किसकी खोज किसने की। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे विज्ञान है कि सिक्कों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन, इस तरह से दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, इनके नाम आपको याद होने जाने चाहिए। जो हमारे मोस्ट है उनको आप याद कर लेना, फालतू के याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो बायोलॉजी में हमारी खोज हुई है वो आपको जरूर पता हो, क्योंकि पूरे साइंस में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो दोस्तों या तो मात्रक पूछे जाते हैं या खोज पूछी जाती हैं। और दोस्तों बायोलॉजी में कुछ उपनाम भी होते हैं जैसे आत्महत्या की थैली या इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों वो भी आपको याद कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी दोस्तों केवल और केवल 5 नंबर की है। और दोस्तों इसमें आपको क्या पढ़ना है, दोस्तों ज्योग्राफी हमारे 2 तरीके की होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों ये हमारे इंडिया का एग्जाम है, इसलिए इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि हमें इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको भारत की स्थिति
कि यानी कि पूर्व से पश्चिम कितनी है उसकी दूरी, उत्तर से दक्षिण कितनी है, कितना उसका क्षेत्रफल है, और किन किन देशों के साथ हमारा भारत सीमा लगाता है। ये चीज़ दोस्तों सबसे मोस्ट है, आप देख लेना 100% आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पढ़ना है कि भारत जो है दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। ठीक, सबसे मेन टॉपिक है दोस्तों नदियों का, क्योंकि नदियों से भी एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। आप मैक्सिमम दोस्तों प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, आपको नदी से एक न एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। ठीक, एक तो हो गया दोस्तों हमारा भारत किसके साथ बाउंड्री लगाता है, और एक हो गया हमारा नदियों का। ये दो हमारे मेन टॉपिक हो गए। और दोस्तों उसके साथ ही साथ देखना है हमें कि हमारा भारत का किस राज्य यानी कि कौन सा राज्य कौन से देश के साथ सीमा लगाता है, और किस देश के साथ सबसे ज़्यादा राज्य सीमा लगाते हैं, और किस राज्य देश के साथ सबसे कम राज्य लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको पढ़ना है कि भारत में जो हमारे 2000 की जनगणना हुई थी 2011 की, ठीक है, उसके आधार पर भी दोस्तों एक न एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, और वो भी हमारा ज्योग्राफी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की थी, जनसंख्या सबसे कम किस राज्य की थी, क्षेत्रफल किस राज्य का था, क्षेत्रफल कम सबसे किस राज्य का था, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम था, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका था। तो इसी तरह के जो हमारे 2011 यानी कि 2011 की जो जनगणना थी वह हमारी पूरी की पूरी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। आप, मैं यही कहूँगा कि आप उसको पूरे का पूरा पढ़ें, क्योंकि वो आपको ज्योग्राफी में भी काम करेगी, इधर स्टैटिक जीके में भी काम करेगी, और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स में भी वह काम करेगी। ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो भारत के राज्य कि हाँ किस देश के साथ सीमा लगा रहे हैं, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा लगा रहा है। ठीक है। और आपको फालतू के पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी आप दुनिया भर का डाल दो, पढ़ कर डाल दो कि मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, जल के बारे में पढ़ रहे हैं, वायुयान के बारे में पढ़ रहे हैं, परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आने का दोस्तों, बेकार है। इनको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए खास है वही पढ़ें, बकवास बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक, हमारा आ जाता है 4th नंबर करंट अफेयर। करंट अफेयर जिसकी वजह से दोस्तों लगभग सभी बच्चे परेशान रहते हैं कि हाँ हम करंट अफेयर कहाँ से कवर करें और कहाँ से नहीं करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लड़कों की या लड़की जितने भी हमारे तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, वह होती है करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर का हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से आ जाए, किस दुनिया से आ जाए, किस स्टेट से आ जाए, किस कंट्री से आ जाए, किस टॉपिक पर आ जाए, हम इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे मेन रीज़न और सबसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ा डाउट कि पता नहीं कौन से मंथ किया जाए, कौन से ईयर किया जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना है। मैं तो यही कहूँगा, यदि आप दोस्तों अपनी करंट अफेयर करना चाहते हैं, 10 में से यदि आप मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आप बहुत अच्छा करंट अफेयर कवर कर पाए। दोस्तों मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चाहते हैं कि करंट अफेयर कवर कर पाएँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 10 नंबर की करंट अफेयर आ रही है, तो 5 नंबर की इसमें यूपी की आएगी गारंटी के साथ। 5 नंबर की यूपी की करंट आएगी और 5 नंबर की इंडिया की आएगी। वर्ल्ड की इसमें करंट अफेयर आने वाली नहीं है। अगर आ भी गए धोखे से तो वो दोस्तों किसी स्पोर्ट्स को लेकर के आएगी, वरना ऐसी कोई भी करंट अफेयर वर्ल्ड से रिलेटेड इसमें नहीं आएगी। दोस्तों ये होता है हमारा उत्तर प्रदेश तथ्य सार। देखिए 2021 का है, जब मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया था तब मैंने इसी को स्टडी किया था, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा दिया। और दोस्तों यदि आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि आप इस बुक को जरूर परचेस करें। इसमें आपको टोटल यूपी का जीके मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें यूपी के होने वाले सभी घटनाएं, और साथ ही साथ दोस्तों जो इंडिया में हमारी एंशिएंट होती है घटनाएं होती है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना उत्तर प्रदेश तथ्यसार 2022 आप पूरा का पूरा पढ़ के डाल दें, उसमें 10 के 10 नंबर मेरी गारंटी है कि वो कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि 10 भी नहीं हो पाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको उसमें से जरूर मिल जाएंगे। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, यदि आप चाहोगे तो 8 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 सब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इधर पॉलिटी के बारे में। देखो पॉलिटी जो हमारी राज्य व्यवस्था है वह केवल और केवल 5 नंबर के आने वाले हैं, और इसमें दोस्तों केवल आपको 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सबसे पहले पढ़ना है आपको संविधान की विशेषताएं, कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ, किसने लिखा, और विश्व में इसका कौन सा स्थान आता है, कितने इसमें दोस्तों भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं दोस्तों संविधान की विशेषताओं में आ जाती हैं। और दोस्तों यानी कि
जैसे बैठकें हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ये सभी सब की चीज़ें हमारी काय में आ जाएंगी, संविधान की विशेषताओं में आ जाएंगी, यानी कि जो हमारा संवैधानिक इतिहास है उसमें भी आ जाएंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों एक राज्य की परीक्षा है और राज्य की परीक्षा में राज्य का ना पूछा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा यही मानना है कि यदि 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो डीपीएसपी से आएंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद जो आपको पढ़ना है वेरी मोस्ट, वह होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 1200 और 35 तक होते हैं। जो हमारे डीपीएसपी हैं वो हमारे 36 से 51 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 3 और भाग 4 में हमारे वर्णित है। और आपको चौथे नंबर पर पढ़ना है दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक, और दोस्तों आपको लास्ट में पढ़ना है हमारे जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है, क्योंकि ये ग्रामीण से रिलेटेड इसमें जॉब आती है और ग्रामीणों के मैक्सिमम इसमें दोस्तों बच्चे बैठते हैं। ऐसा नहीं कि शहर के बैठते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें बच्चे कॉम्पीट करते हैं वो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के ही होते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम पंचायतों का गठन और आपको मौलिक कर्तव्य। ये आपको 5 चीज़ें पढ़नी है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे, पाँचों के पाँचों दोस्तों इन्हीं 5 टॉपिक से आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों अनुसूचियाँ देख लेना कि कौन से अनुसूची में क्या वर्णन है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कभी आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये वगैरह वगैरह पढ़कर डाल दो, उनसे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम को पास करने की मेन चीज़ यही होती है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ स्किप करनी है। पढ़ने से ज़्यादा मोस्ट होती है कि क्या हमें स्किप करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लें इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स भी हमारे दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र हमारा जो इसमें पूछा जाएगा केवल और केवल इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये केवल 5 नंबर के। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक हमारा नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था उसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में। आपको पढ़ना है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। आपको पढ़ना है दोस्तों जीडीपी के बारे में। और दोस्तों आपको पढ़ना है आरबीआई के बारे में। और आरबीआई के साथ साथ आपको दोस्तों जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हुए हैं, जो प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रधानमंत्री गवर्नर, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आरबीआई के गवर्नर से, तो दोस्तों वह आपको जरूर से जरूर ही पढ़ने हैं। और दोस्तों इसमें जो हमारी इकोनॉमिक्स में 3 तरह की व्यवस्था होती है, जैसे हमारी होती है प्राइवेटाइजेशन होती है और गवर्नमेंट होती है, और एक हमारी दोस्तों मिक्सर होती है। ठीक है, तो आपको तीनों की योजनाएं पता होनी चाहिए कि तीनों योजनाएं किसने दी और दोस्तों कहाँ किस तरीके से लागू होती है, हमारे भारत में कौन सी योजना चल रही है, यानी कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था हमारे भारत में चल रही है। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, एक तो नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, उनके गवर्नर के बारे में पढ़ना है, और जीडीपी ईडीपी ये जो होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। दोस्तों मैथमेटिक्स, आप सोचेंगे कि ये तो 5 नंबर का आ रहा है और इन्होंने 25 लिख रखा है। दोस्तों मैथमेटिक्स वास्तव में ही 25 नंबर का आ रहा है। देखिए 5 नंबर का तो आपका अर्थमेटिक है, 10 नंबर का आपका डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और 10 नंबर के आपके टेबल है यानी कि सारणी है, तो हो गया ना 25। तो मैंने इसलिए एक साथ ही लिख दिया है। और दोस्तों 25 के 25 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल 3 से 4 टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पूरा मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ केवल और केवल आपको वही पढ़ने हैं, उससे अलग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहला आपको दोस्तों भिन्नों की जोड़ घटा गुणा भाग यानी कि भिन्न का चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, दूसरा होगा दोस्तों आपका घातांक, जो आपके घातांक होते हैं यानी कि स्क्वायर होता है, क्यूब होता है यानी कि घनमूल, वर्गमूल, इस तरह के जो घातों वाला सिस्टम होता है, घात 2, घात 3, घात 4, इस तरीके से, यानी कि घातांक करनी या वर्गमूल या हम कह सकते हैं घनमूल, वो टॉपिक आपका जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एकमात्र ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो कि हमारे मैथ में लगभग और लगभग हर चैप्टर में यूज होता है। चाहे वो हमारा दोस्तों प्रॉफिट लॉस हो, चाहे हमारा एसआई हो, चाहे वो हमारा सीआई हो, चाहे डीआई हो, कुछ भी हो, टाइम एंड वर्क, स्पेंड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज हमारा ऐसा टॉपिक है
जो सभी के सभी में यूज होता है। ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक आने वाला है वो केवल और केवल 3 चैप्टर से आएगा। एक आपका जो भिन्न होती है, दूसरा परसेंटेज और तीसरा आपका औसत। 5 के 5 क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक से आएंगे। बाकी आपका प्रॉफिट लॉस, DI, SEI इस तरह के ऐसा कोई भी आपका टाइम एंड वर्क नहीं आने वाला है। केवल और केवल आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, एक हमारा औसत, परसेंटेज और दोस्तों भिन्न। आपको यही चैप्टर 3 पढ़ने हैं और आपके 5 नंबर अर्थमेटिक वाले पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं DI की, DI और यानी कि टेबल सारणी जो होती है वो 20 नंबर की आ रही है। और दोस्तों उसको करना बहुत ही आसान है। आपको उसमें उसे करने के लिए कौन कौन से टॉपिक तैयार होने चाहिए? सबसे पहले परसेंटेज, उसके बाद अनुपात समानुपात, उसके बाद औसत। ठीक है, इससे अलग आपका कोई भी DI का क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या पूछता है कि कितने परसेंट उसका घाटा हुआ, कितने परसेंट वो घटी, कितने परसेंट वो बढ़ी, कितने परसेंट दोनों का अंतर हुआ, कितना दोनों का एवरेज है या कितना इनका रेशियो है। इनसे अलग वो कोई भी DI या टेबल में नहीं पूछता है। ठीक है, यदि आपने 3-4 टॉपिक तैयार कर लिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और दो हमारा होता है फ्रैक्शन, और दोस्तों एक हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपके मैथ में 25 में से 25 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वेरी इजी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी के बारे में। जो हिंदी पढ़ते हो ना, वाकई में हिंदी बहुत इजी लगती है और वास्तव में हिंदी होती भी इजी है। 15 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें हमारे दोस्तों 5 नंबर होंगे हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण के। व्याकरण में दोस्तों इतने सारे टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है। आपको उसमें से एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल एक टॉपिक पढ़ना है, वो होता है हमारा संधि। संधि आपको टॉपिक पढ़ना है, बाकी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, केवल और केवल आपको यही पढ़ने हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन संधि का आएगा, एक विलोम शब्द, एक पर्यायवाची शब्द, एक अनेकार्थी शब्द और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5 ही क्वेश्चन हिंदी में आने वाले हैं और पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस किस टॉपिक से आएंगे। बाकी हिंदी में कोई भी टॉपिक आप बिल्कुल भी ना पढ़े, क्योंकि फालतू के टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके सिर में दर्द होगा, उससे कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों 15 नंबर में 5 नंबर का तो हो गया हमारा ग्रामर यानी कि व्याकरण। अब 10 नंबर के आएंगे दोस्तों हमारे दो पैसेज, अनसीन पैसेज, जिसे हम बोलते हैं अपठित गद्यांश। दोस्तों गद्यांश हर किसी के लिए अननोन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम रखा गया है अनसीन यानी कि अपठित, जो किसी ने भी ना पढ़ा। ठीक है, सारे के सारे आंसर दोस्तों उसी पैसेज में दिए होते हैं। 2 पैसेज आएंगे 5-5 नंबर के, और दोस्तों बहुत इजीली यदि आप उसको 2 बार पैसेज को पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसमें दोस्तों फुल टाइमिंग दी जाती है, लगभग 2 घंटे का टाइम इसमें होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, पेपर तो 1 घंटे में ही हो जाता है ये। ठीक है, 2 से 3 बार उस पैसेज को स्टडी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप इजीली ही देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी में कट जाए, क्योंकि मैथ और हिंदी में जो दोनों को मिलाकर के मेरे आए थे दोस्तों 39 मार्क्स मेरे इन दोनों में आए थे। मेरा एक क्वेश्चन हिंदी में गलत हुआ था, वही पैसेज का, बाकी मेरे सारा 25 मैथ भी करेक्ट था और हिंदी भी करेक्ट था और हिस्ट्री मेरा 1 नंबर कटा था। दोस्तों मेरे नंबर इसमें काफ़ी अच्छे आए थे, लगभग 80 के आसपास मेरा स्कोर बना था। परसेंटाइल लगभग 96 के आसपास मेरा परसेंटाइल था। ठीक है, मेरे दोस्तों जितने भी फॉर्म निकले 2021 में सभी में क्वालिफाइड हुए। अभी मैंने यूपी लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। यदि नंबर आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। देखिए हमारे जो यूपी के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों मैक्सिमम इंग्लिश में वीक होते हैं। ठीक है, लेकिन इतने भी वीक नहीं होते हैं। यदि आप थोड़ा सा पढ़ लें, आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्हें ही आप पढ़ लें तो 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है, 3 में से यदि आपने 5 में से ओवरऑल 2 भी कर दिए, 2 भी आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो आप सोचें कि आपने इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी की थी। ठीक, उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग केवल 5 नंबर की है और दोस्तों रीजनिंग में आप जानते हैं कि लगभग लगभग 36 हमारे चैप्टर हैं। अगर हम 5 नंबर के लिए 36 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा हमें नहीं करना है। आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे मेन टॉपिक दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपको जरूर पता होना चाहिए। और दोस्तों एक होता है हमारा चैप्टर अल्फ़ाबेट, यानी कि ऐसे हमारी जेड तक जो होती हैं ABCD इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इनसे जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं
और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, और थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है सीरीज। ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ये 5 के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इनसे अलग आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय चांस आपको कैलेंडर का या किसी का भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो इतना ईजी होगा कि आपको उसमें कोई अटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो आपके मैंने 3 टॉपिक बताए हैं, एक हमारा कोडिंग डिकोडिंग, एक हमारा अल्फ़ाबेट और तीसरा हमारा सीरीज, इन्हीं 3 चैप्टरों से हमारे ये 5 के 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने छोड़ देता जी, मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि इसे सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये 10 नंबर का होता है दोस्तों जनरल अवेयरनेस। ये जनरल अवेयरनेस क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर बुक्स में जो हमारे जीके के होते हैं उसमें पीछे कुछ टॉपिक दिए होते हैं। जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, यानी कि अब तक प्रधानमंत्री की लिस्ट उसमें दी होती है, अब तक के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। इसमें सारा दोस्तों जो हमारे खेल में पुरस्कार दिए गए होते हैं वो हमारे सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। जैसे हमारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये भी हमारे इसी में जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, जितने भी हमारे पुरस्कार हैं खेल के हुए या किसी को व्यक्ति के सम्मानित करने वाले हैं, वो सभी के सभी हमारे जीए में आ जाते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जो हमारा भारत है वह किन किन देशों के साथ समझौता करता है, यानी कि किन देशों के साथ व्यापार करता है, किन किन समझौतों में भाग लेता है और कौन कौन से संगठन में दोस्तों हमारा भारत भाग लेता है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों उसमें जानकारी दी गई होती है। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसमें दोस्तों उसके बारे में एक न क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा। जो हमारे दोस्तों बुक्स और राइटर हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पढ़ के आपको टाइम ही वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, आपको महत्वपूर्ण दिवस जरूर पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, 10 के 10 जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, बाकी कोई भी टॉपिक आउट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा यूपी पैट सिलेबस का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। इससे अलग आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मैं हैंड टू हैंड दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो और उनका भी पैट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे जो मैंने सबसे पहले आपको चीज़ बताई थी और सबसे लास्ट में भी यही बता रहा हूँ कि आपका माइंड सेट जो होना चाहिए, आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट कीजिए कि आई कैन डू इट, मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। तो मेरी गारंटी है कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।